नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा सेशन चल रहा था इंडियन जियोग्राफी का, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भारत के भूगोल की क्लास नंबर 3। ठीक है। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे साथियों? उत्तर भारत के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत के मैदानों की कल बेसिक जानकारी मैंने आपको कल की क्लास के अंदर दे दी थी। आज हम इनकी थोड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। भी उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण तो हमने कल देख लिया था किस किस प्रकार से होता है, लेकिन इनको जो इनकी परिभाषा है उनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उत्तर भारत के मैदानों को हमने कितने भागों के अंदर बांटा था साथियों? 4 भागों के अंदर बांटा था उत्तर भारत के मैदानों। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता था साथियों? भाबर बोला जाता है, तराई बोला जाता था, बांगर बोला जाता था और खादर बोला जाता था। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, एक एक करके इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक एक करके इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये देखो, यहाँ से साथियों एक नदी निकलती है। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। यहाँ पे ये चली गई कहाँ पे साथियों? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ये नदी गिर जाती है। इस नदी की साथियों मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाओं के अंदर इस नदी को बांटा था। कौन कौन सी साथियों? पहली इस नदी की अवस्था थी युवा। ठीक है। इसके बाद में साथियों इसको बोला जाता है मध्य और इसको बोला जाता है साथियों निमन। इन 3 अवस्थाओं के अंदर नदी को बांटा जाता था। तीनों अवस्थाओं के अंदर साथियों जो चीज कॉमन थी वो मैंने आपको बताई थी। क्या? सबसे पहले इसकी देखी जाती है ढलान। ढलान के बाद में क्या देखा जाता है साथियों? ढलान के बाद में पानी की स्पीड देखी जाती है। स्पीड के बाद में साथियों क्या देखा जाता है? ढलान देख ली, ढलान के बाद में स्पीड देख ली, और स्पीड के बाद में साथियों नदी क्या करती है? कटाव करती है या नदी जमाव करती है। ये चीजें भी साथियों हमें देखनी होती है। तो तीनों की तीनों चीजों के अंदर साथियों मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। नदी यहाँ से हिमालय से शुरू होती है और साथियों बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। नदी की 3 अवस्थाएं होती है, युवावस्था, मध्य अवस्था और निम्न अवस्था। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद में साथियों जो मैंने आपको बात बताई थी वो मैंने बताई थी भी उत्तर भारत के मैदानों को 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। सामान्यतः वैसे तो 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं साथियों? इनको 2 प्रकार के अंदर बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है भौतिक स्थलाकृति के आधार पे। किसके आधार पे साथियों? भौतिक स्थलाकृति, स्थलाकृति के आधार पर। ठीक है। और दूसरा किसके आधार पर बांटा जाता है साथियों? दूसरा इनको बांटा जाता है प्रादेशिक विभाजन। दूसरा क्या है साथियों? दूसरा इनका है प्रादेशिक विभाजन है। दूसरा क्या है साथियों? दूसरा इनका है प्रादेशिक विभाजन। इस प्रकार से इनको बांटा जाता है। ठीक है। अभी देख लेना भौतिक स्थलाकृति के आधार को आज हम पढ़ेंगे। भौतिक स्थलाकृति को किसने भागों के अंदर बांटा जाता है? तो इनको बांटा जाता है साथियों 4 भागों के अंदर। कौन कौन से साथियों? पहला आ जाएगा साथियों बाबर। कौन सा आ जाएगा? बाबर आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा साथियों? दूसरा ये इनका आ जाएगा तराई। कौन सा आ जाएगा साथियों? दूसरा आ जाएगा तराई। तीसरा क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा बांगर। कौन सा आ जाएगा? बांगर आ जाएगा। और चौथा कौन सा आ जाएगा साथियों? चौथा आ जाएगा खादर। कौन सा आ जाएगा साथियों? खादर आ जाएगा। अगर इनका मैं आपको बताऊं प्रादेशिक विभाजन के आधार पे, तो इनके भी 4 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? एक तो हो जाएगा राजस्थान के मैदान। कौन से? राजस्थान के मैदान। ठीक है। राजस्थान के बाद में साथियों 2 नंबर पे आ जाएंगे पंजाब हरियाणा के मैदान। पंजाब तथा हरियाणा के मैदान, हरियाणा के मैदान। ठीक है। तीसरा मैं बात करूं तो साथियों तीसरा आ जाएगा इसके अंदर गंगा के मैदान। गंगा के मैदान आ जाएगा तीसरा। इसके बाद में साथियों चौथे की बात करूं तो चौथा आ जाएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान, नदी के मैदान। ये 4 भाग इसके होते हैं। प्रादेशिक विभाजन पर भी इसके 4 भाग होते हैं और भौतिक स्थलाकृति के आधार पे भी इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है। अभी देख लेना, सबसे पहले साथियों हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे साथियों भौतिक स्थलाकृति के आधार पे। सबसे पहले साथियों भौतिक स्थलाकृति की बात करते हैं। तो भौतिक स्थलाकृति 4 प्रकार की होती है। मैंने आपको बता दिया 4 भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। तो अभी देख लेना इनको बांटा किस प्रकार से जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। अलग अलग इसके अंदर मिट्टी के अलग अलग साइज होते हैं, तो इस आधार पे इनको बांटा जाता है। ये देखो, यहाँ पे जो क्षेत्र भाबर का होगा ना, भाबर के अंदर जो मिट्टी का आकार होगा वो होगा साथियों सबसे बड़ा। क्या होगा? सबसे बड़ा। यानी उसको मिट्टी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पत्थर।
क्या बोलेंगे साथियों उसको? उसको बोलेंगे पत्थर। यानी भाबर क्षेत्र के अंदर नदी जो अपने साथ में पार्टिकल लाएगी, उनका जमाव करेगी, वो क्या होंगे? वो बड़े बड़े पत्थर होंगे साथियों, जिनको क्या बोला जाता है? भाबर बोला जाता है। आगे व्याख्या भी इनकी लिखवाऊंगा। तराई क्षेत्र के अंदर साथियों, तराई क्षेत्र के अंदर आपको पता है तराई किसको बोलते हैं? दलदली भूमि को तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे मिट्टी का जो साइज है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, यानी बाबर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा साथियों? इसको तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में साथियों बांगर आ जाएगा। बांगर के अंदर का जो है, इसको मिट्टी बोला जाता है। यहाँ पे साथियों मिट्टी आ जाएगी। मिट्टी दो प्रकार की होती है, यहाँ पे भी मिट्टी आ जाएगी। एक होती है साथियों नई जलोढ़ मिट्टी और एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे आ जाएगी साथियों, मिट्टी को मैं इस प्रकार से साइन आउट कर रहा हूँ, ये आ जाएगी साथियों हमारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है बांगर बोला जाता है। एक एक करके इनकी व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। और आगे आ जाएगा खादर। खादर को क्या बोला जाता है साथियों? इसको नई जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप इस प्रकार से साइन आउट कर सकते। ठीक है, अगर आपको साइज के आधार पे पूछे, यानी नदी के किस आकार के अंदर मिट्टी का साइज सबसे छोटा होगा, तो आप बोल सकते हो साथियों खादर के अंदर, सबसे बड़ा भाबर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आगे की जो स्लाइड के अंदर साथियों मैं आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा इन सब की परिभाषा, यानी किस किस प्रकार से इनका निर्माण होता है और कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पे हेडिंग लगा लेना, निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, एक नंबर पे हेडिंग लगा लेना, निर्माण, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण। उत्तर भारत के मैदानों का साथियों निर्माण। निर्माण के अंदर साथियों अगर मैं बात करूं, तो निर्माण के अंदर आपको क्या लिखना है? हिमालय से बहने वाली नदियों, हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों, लाए गए अवसादों के कटाव तथा जमाव के कारण ही, कटाव तथा जमाव के कारण ही उत्तर भारत के विशाल मैदानों का क्या होता है साथियों? विशाल मैदानों का निर्माण होता है। विशाल मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का क्या होता है? निर्माण। आपको अगर कोई निर्माण पूछे भी उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आप बता सकते हो निर्माण इनका किस प्रकार से होता है। ये साइज के अंदर साथियों आपको पता है भी, हिमालय के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? उत्तर भारत के मैदान ही है, भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। तो साइज के आधार पे ये बहुत बड़े होते हैं। राजस्थान के अंदर आते हैं साथियों, पूरी की पूरी गंगा जहां जहां से गुजरती है वहां पे उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती है। पंजाब के अंदर उत्तर भारत के मैदान पाए जाते हैं, हरियाणा के अंदर उत्तर भारत के मैदान पाए जाते हैं। तो यह क्या बोल सकते हो इसको? यह क्षेत्र बहुत ही विशाल क्षेत्र है साथियों। यह क्षेत्र बहुत ही विशाल क्षेत्र होने के कारण इसे उत्तर भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। समझ में आ गई ना? उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से इनको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को पता चल गया होगा भी उत्तर भारत के मैदानों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी आगे की स्लाइड के अंदर साथियों मैं आपको बताऊं, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे साथियों? आगे हम पढ़ेंगे भाबर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना, भौतिक स्थलाकृति के आधार पे इनको 4 भागों के अंदर बांटा जाता है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो मिट्टी के कणों के आधार पे। मिट्टी के आधार पे भी 4 भाग हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। एक एक करके साथियों इनकी डेफिनेशन जानते हैं और देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेना बांगर। क्या क्या लगाओगे साथियों?
1 नंबर पे हेडिंग लगा लेना बाबर। ठीक है, इसके बारे में साथियों अगर मैं बताऊं तो यह क्षेत्र क्या होता है साथियों, बाबर का निर्माण हिमालय क्षेत्र के पास में ही होता है। आपको पहली बात, बाबर का निर्माण हिमालय क्षेत्र के पास में ही होता है। पास में कैसे होता है साथियों, मैंने आपको बताया था, जब नदी हिमालय से गिर के इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल के अंदर जाएगी, यहां तक तो आप मान लो हिमालय था, शिवालिक हिमालय की रेंज यहाँ पे थी। जैसे ही नदी साथियों पहाड़ से नीचे उतरेगी तो नदी के द्वारा जो कंकर पत्थर लाए जाएंगे उनका जमाव यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा इस क्षेत्र के अंदर। तो ये यहाँ तक तो हिमालय था, हिमालय के जस्ट पास में ही जो नदी जमाव करेगी उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उस क्षेत्र को ही साथियों बाबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को बाबर बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है भी इनका जो निर्माण है साथियों हिमालय के बिल्कुल पास में ही होता है। क्या होता है, हिमालय के बिल्कुल पास में ही उत्तर भारत के जो मैदान है उनका बाबर क्षेत्र है, उनका जो निर्माण है वो हिमालय के बिल्कुल ही पास में होता है। ठीक है, अभी ये क्यों होता है, क्यों मैंने डायग्राम बना के बता दिया, लेकिन डेफिनेशन के अंदर लिख लेना, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े पत्थर अपने साथ आगे ले जाने में असमर्थ होती है। इसीलिए बड़े पत्थर हिमालय के पास, हिमालय के पास ही रह जाते हैं, तो हिमालय के पास ही रह जाते हैं। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सर नदी आगे ले जाने के अंदर असमर्थ क्यों होती है, तो मैंने आपको कल नदी की 3 कंडीशन बताई थी, युवावस्था, मध्यावस्था और निम्नावस्था। युवावस्था के अंदर नदी पहाड़ पे होगी, मध्यावस्था के अंदर जमीन पे होगी। मध्यावस्था के अंदर ही बाबर, तराई, खादर और बांगर इन चारों का निर्माण होता है। किस अवस्था के अंदर, मध्य और निम्न अवस्था के अंदर। युवावस्था के अंदर तो सिर्फ मैंने आपको बताया था कटाव कटावी करेगी, जहां पे नदी जमाव करना शुरू कर देती है वहां पे मैदानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अभी दूसरे क्षेत्र, मध्य क्षेत्र के अंदर मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था भी पानी की स्पीड होगी वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, तो नदी कटाव कम करेगी, जमाव ज्यादा करेगी। अभी जैसे नदी जमाव करेगी तो बड़े पत्थरों का जमाव करेगी, तो बड़े पत्थरों का जमाव होने के कारण ही बड़े पत्थर वहां पे रह जाएंगे और किस क्षेत्र का निर्माण करेंगे साथियों, बाबर क्षेत्र का निर्माण करेंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में साथियों बाबर क्षेत्र के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करें तो दूसरा पॉइंट इसका लिख लेना। दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखोगे, इस मलबे में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में, या आप लिख सकते हो इस क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। अभी बड़े बड़े पत्थर कैसे पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस जमे अवसाद को ही बाबर के नाम से जाना जाता है। आप लिख सकते हो, या आपको पता है बाबर ही चल रहा है तो बाबर के बारे में ही बता रहा होऊंगा। ठीक है, इस बड़े क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है साथियों, इस बड़े क्षेत्र को ही बाबर क्षेत्र बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं, नदियां गायब हो जाती हैं। अभी सर ये गायब कैसे हो जाती हैं आप बताओ। गायब होने की साथियों मैं आपके सामने बात करूं तो आपको पता है जिस प्रकार से ये क्षेत्र है बाबर का, ठीक है, ये किसका क्षेत्र है साथियों, बाबर का क्षेत्र है। इसके अंदर नदी ने बड़े बड़े पत्थर लाके यहाँ पे क्या कर दिए साथियों, जमा कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पे जमा कर दिए। ठीक है, जमा कर दिया। आपको पता है भी रेत हो या मिट्टी हो उसके तो ऊपर से पानी चला जाएगा,
लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर होंगे उनके अंदर से या उनके ऊपर से पानी नहीं जाता, तो हमेशा क्या होता है साथियों, जो पानी है इनके नीचे चला जाता है, यानी नदी है वो इनके नीचे, पत्थरों के नीचे से बहने लग जाती है। और हमें क्या लगता है साथियों, हमें ये लगता है भी बाबर क्षेत्र के अंदर नदी गायब हो जाती है। यही कारण है साथियों बाबर क्षेत्र के अंदर नदी गायब होने का। क्या कारण है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो नदी द्वारा अवसाद लाया जाता है वो बड़ा होता है साथियों। जैसे पत्थर आते हैं तो बड़े होते हैं, अभी पत्थर बड़े होंगे तो नदियों नदियों का जब जो पानी है वो पत्थरों के नीचे से बहना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर साथियों नदी गायब हो जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को बाबर के बारे में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है। इसके बाद में साथियों जो दूसरा भौतिक स्थलाकृति के आधार पे, या इसके बारे में एक चीज और नोट कर सकते हो, कृषि के लिए पूछा जा सकता है, कृषि के लिए उपजाऊ है या नहीं है, तो आप लिख सकते हो यह क्षेत्र कृषि के लिए, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। ये तीन चीजें साथियों आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट क्या था, दूसरा इसका जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है तराई। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है साथियों तराई। तराई क्षेत्र की बात करूं तो साथियों तराई क्षेत्र किसको कहते हैं? बाबर को पार करने के बाद में जो साथियों नदी आगे निकलती है, नदी आगे निकलती है, तो आपको पता है इस क्षेत्र के अंदर साथियों यहाँ पे नदी आई, ये पानी जा रहा है, अभी ये नदी कई दरारों के अंदर ही आगे निकलेगी। ऐसा तो है नहीं है भी एक खड़ा बना हुआ और उसके अंदर से नदी चली जाएगी, ऐसा सिस्टम तो है नहीं है। कई दरारों के अंदर से ही बाहर निकलेगी। ठीक है, अभी ये कई दरारों के अंदर से बाहर निकलेगी ना, तो यहाँ पे तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है साथियों? तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लेना, इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर साथियों ये लिखोगे, बाबर को पार करने के बाद में, बाबर को पार करने के बाद नदी कई दरारों के द्वारा बाहर, नदी कई दरारों के द्वारा बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? नदी कई दरारों के द्वारा बाहर निकलती है। इस कारण क्षेत्र में, इस कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है साथियों, यह क्षेत्र नमी मुक्त होता है, क्योंकि कई धाराएं निकलेगी तो नमी मुक्त, इस कारण यह क्षेत्र नमी मुक्त होता है। नमी मुक्त होने के कारण, नमी मुक्त होने के कारण होने के कारण यहाँ की जमीन दलदली होती है। क्या होती है साथियों? यहाँ की जमीन या यहाँ की भूमि होती है वो किस प्रकार की होती है? दलदली होती है, जिसे तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस दलदली भूमि को ही, इस दलदली भूमि को, इस दलदली भूमि को ही तराई क्षेत्र के नाम से, नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को तराई क्षेत्र के बारे में पता चल गया होगा। तराई क्षेत्र क्या होता है साथियों? जब नदी भाबर को पार करके बाहर निकलती है तो वो कई दरारों के अंदर बाहर निकलती है। अभी जैसे ही नदी कई दरारों के अंदर बाहर निकलेगी तो उसके अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाएगा साथियों? नमी मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? नमी मुक्त हो जाता है। नमी मुक्त पानी होने के कारण जो वहाँ का क्षेत्र है या वहाँ की भूमि है वो किस प्रकार की हो जाएगी? वो वहाँ की भूमि दलदली हो जाएगी। अभी इस दलदली भूमि को ही क्या कहा जाता है साथियों? इस दलदली भूमि को ही तराई क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी बात जो इसके अंदर याद करने योग्य है साथियों, यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा पाई जाती है। अब ये प्राकृतिक वनस्पति आपको पता है, जो प्रकृति की देन और प्राकृतिक वनस्पति होती है, यानी यहाँ पे, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति
ज्यादा पाई जाती है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है वो वहां पे, यहाँ पे क्या होगी साथियों, ज्यादा पाई जाती है। अगर यहाँ पे खेती की बात करूं तो खेती के अंदर साथियों यहाँ पे गन्ना, चावल, गन्ना, चावल इत्यादि की खेती की जा सकती है, की जा सकती है। क्योंकि की जा सकती है साथियों, आपको पता है गन्ने के लिए और चावल के लिए जो पानी होता है वो कितना चाहिए होता है, भरपूर मात्रा के अंदर चाहिए होता है। और भूमि थोड़ी बहुत दलदली या भूमि नमी मुक्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे गन्ना प्लस चावल की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, या आप आसानी से इसको कर सकते हो अगर खेती की बात की जाए तो। ठीक है, दूसरा टॉपिक समझ में आ गया, पहला बाबर, दूसरा तराई। तीसरा टॉपिक है, उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको भांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, भांगर के नाम से जाना जाता है। भांगर, आगे इसके लिख लेना साथियों, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ एक भांगर, और आगे क्या लिखोगे इसके अंदर, आगे लिखोगे पुरानी जलोढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये पुरानी जलोढ़ के नाम से किस प्रकार से जाना जाता है साथियों, नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी को, नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी का जमाव ही बांगर कहलाता है। अब ये बांगर किस प्रकार से कहलाता है, या इसको पुरानी जलोढ़ किस प्रकार से कहा जाता है, ये यहाँ पे एक नदी निकलती है, अभी देख लेना, यहाँ पे साथियों एक नदी निकलती है। ठीक है, उम्मीद करो आज से कुछ 50 साल पहले, 60 साल पहले इसके अंदर क्या आई होगी, बाढ़ आई होगी। क्या आई होगी, इस नदी के अंदर बाढ़ आई होगी। बाढ़ आई होगी तो नदी का पानी साथियों अपने आसपास के क्षेत्रों के अंदर गया होगा, क्या होगा ना, अपने आसपास के क्षेत्रों के अंदर। अभी यहाँ पे अगर नदी का पानी गया है, नदी का पानी यहाँ पे जाने के बाद में, अभी ऐसा तो है नहीं भी नदी का पानी गया और नदी का पानी अपने साथ में कुछ नहीं लेके गया, मिट्टी के कण लेके गया होगा। अभी जैसे ही बाढ़ शांत हुई तो ये पानी तो सारा नदी के अंदर आ गया, लेकिन जो मिट्टी है वो साथियों नदी के अंदर नहीं आई। जो मिट्टी है वो नदी के अंदर नहीं आई। यहाँ पे जो साथियों मिट्टी रह गई, यहाँ पे साथियों जो मिट्टी रह गई उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। अभी पुरानी जलोढ़ के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है साथियों नदियों के अंदर ऐसा तो है नहीं, अभी बाढ़ आती है तो रोज ही आती है, रोज नहीं आती, कभी 40 45 30 35 साल के बाद में ही बाढ़ आती है। ठीक है, अभी ये पुरानी जलोढ़ है, यहाँ पे एक बार जमेंगी तो इसको क्या बोला जाता है साथियों, ये कम से कम इसकी जो अवधि है, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ की अवधि है वो काफी लंबे समय तक इसका जमाव यहाँ पे रहता है, क्योंकि पानी तो अंदर चला गया लेकिन पानी जो मिट्टी लेके आया था वो यहाँ पे ही रह गई। ठीक है, अभी दोबारा कभी नदी के अंदर बाढ़ आएगी, फिर इस क्षेत्र के अंदर दोबारा नदी मिट्टी लेके आएगी तो पुरानी जलोढ़ के ऊपर नई जलोढ़ आ जाएगी। लेकिन तब तक इसको क्या बोला जाता है साथियों, तब तक इसको पुरानी जलोढ़ के नाम से ही जाना जाता है। नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ के अंदर यही है, सामान्यतः नदी बहती रहती है, और नदी बहती रहती है तो मिट्टी का जमाव है वो नदी अपने अंदर ही करती रहती है, या अपने किनारों के ऊपर नदी इस मिट्टी का जमाव करती रहती है, इसको नई जलोढ़ कहेंगे। और नई जलोढ़ के बाद के क्षेत्र को क्या कहेंगे साथियों, पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। बस इन दोनों बातों का याद रख लेना, पुरानी जलोढ़ जहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आती उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है साथियों, उस क्षेत्र की मिट्टी को पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। तो अभी समझ में आ गया होगा पुरानी जलोढ़ के नाम से इसको किस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया। इस क्षेत्र में आप लिख सकते हो, इस क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ नहीं आती। इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है साथियों, ज्यादा बाढ़ नहीं आती है, इसलिए इसलिए को पुरानी जलोढ़ के नाम से
पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये समझ में आ गया होगा अभी पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं। ठीक है, अभी पुरानी जलोढ़ के अंदर क्या होता है साथियों, इस क्षेत्र के अंदर कंकर या मिट्टी अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में कंकड़ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, कंकड़ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता। अभी समझ में आ गया ना किस प्रकार से इसको किया जाता है, बांगर को, पुरानी जलोढ़ को, क्या कुछ इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद में साथियों जो चौथा पॉइंट है हमारा, उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है साथियों, उस क्षेत्र को बोला जाता है खादर बोला जाता है। इसके आगे लगा लेना नई जलोढ़, नई जलोढ़, खादर और नई जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ के अंदर साथियों आप क्या लिखोगे, नई जलोढ़ के अंदर आप लिखोगे नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी को वह अपने आसपास के क्षेत्र या किनारों पर जमाव कर देती है, तो उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको नई जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर लिख लेना नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी का जमाव वह अपने आसपास के आसपास के क्षेत्र के अंदर कर देती है, इसे खादर के नाम से जाना जाता है। खादर के नाम से जाना जाता है, या इसे नई जलोढ़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, इसे नई जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो नई जलोढ़ है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो साथियों जैसे इस प्रकार से नदी बह रही है, ठीक है, इसके अंदर ये पानी बह रहा है। अब ये पानी के अंदर जो मिट्टी है, जो नदी के अंदर आपको पता है थोड़ा बहुत तो पानी इधर उधर होता रहता है, तो इस नदी अपने आसपास के क्षेत्रों के अंदर ही इस नई जलोढ़ का क्या करेगी साथियों, जमाव करेगी। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या पाई जाती है, इसके अंदर साथियों नई जलोढ़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, नई जलोढ़ पाई जाती है। तो साथियों ये थे आज के अंदर, आज की क्लास के अंदर जो भौतिक स्थलाकृति के आधार पे 4 पार्ट होते हैं इसके, उत्तर भारत के मैदानों के कितने, 4 पार्ट होते हैं भौतिक स्थलाकृति के आधार पे। बाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया और खादर हो गया। बाबर के अंदर साथियों नदी हिमालय के पास में ही बाबर का निर्माण करती है। बाबर क्षेत्र से निकलने के बाद में साथियों तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र के अंदर साथियों नदी कई दरारों के अंदर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के कारण जो नदी का जल है वो नमी मुक्त हो जाता है। नमी मुक्त होने के कारण वहाँ के जो भूमि है उसको क्या बोला जाता है साथियों, वहाँ की भूमि दलदली हो जाती है, और दलदली होने के कारण ही वहाँ पे जो चावल और गन्ने की खेती अधिक मात्रा के अंदर की जाती है। ठीक है, इसके बाद में साथियों बांगर है। बांगर के अंदर मैंने आपको बोला था जिस क्षेत्र के अंदर साथियों एक बार बाढ़ आ गई और आगे 50 साल तक बाढ़ नहीं आती, जो बाढ़ के द्वारा मिट्टी जमाई गई थी उस मिट्टी को ही क्या बोला जाता है साथियों, उस मिट्टी को पुरानी जलोढ़ या बांगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में साथियों खादर क्षेत्र आता है। खादर क्षेत्र के नई जलोढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। नदियां अपने द्वारा मिट्टी बहाकर लाती है। अगर मिट्टी का जमाव अपने आसपास के क्षेत्रों के अंदर करती है उस जमाव को ही नई जलोढ़ के नाम से
जानते हैं। नई जलोढ़ के अंदर साथियों एक चीज और नोट कर लेना, आप क्या चीज नोट करोगे, यह क्षेत्र खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह क्षेत्र खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए या खेती के लिए क्या होता है साथियों, बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये थे साथियों भौतिक स्थलाकृति के आधार पे उत्तर भारत के मैदानों के 4 भाग। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, कल की क्लास के अंदर साथियों आज की भौतिक स्थलाकृति पढ़ी, कल की क्लास के अंदर इनका प्रादेशिक विभाजन के आधार पे इनको किस प्रकार से बांटा जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये थी साथियों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।